गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, एथिक्स का क्लास आगे बढ़ाते हैं हम। कंसाइंस आज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुक आ रहा है, जो कह सकते हैं ऑडियो बुक दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ऑडियो बुक इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे एथिक्स हो गया, एसे का जो पेपर होता है, उसमें आप जब कुछ कोट करना हो, कुछ अच्छी बातें हो, अच्छी-अच्छी किताबें हो, अच्छी किताबों में बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, नाम आते हैं, तो नामों में से कुछ कोटेशन भी निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, किताबों का नाम नोट करना है, उसमें एक लाइन में उसका क्रक्स नोट कर लेना है। बहुत सारे मोटी-मोटी काफ़ी अच्छी-अच्छी क्लासिक बुक्स की ऑडियो बुक में अपलोड कर रहा हूँ। वो इसीलिए है कि आपको एसे में, एथिक्स में, यूपीएससी के पीएससी में इस सब में हेल्प करे, और सुनेंगे भी तो अपने ब्रेन का थोड़ा इस्तेमाल कर पाएँगे, अच्छी किताबों को पढ़ पाएँगे। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में जो है, आप बहुत सारी किताबें बाहर की नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है? आपके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको कवर करना होता है। बहुत ही रेयर होता है कि 1-2 किताबें पढ़ पाते हैं। इसीलिए वो ऑडियो बुक लाई जा रही है, और मैं जो कॉम्प्लेक्स बुक है उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। वो आ जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको बस सुन लेना है, और उसका एक लाइन में बुक का नाम नोट करना है, बुक के राइटर का नाम नोट करना है, और क्या करना है, उसके बाद सीधा एक लाइन में क्रक्स निकाल लेना है। इससे काफ़ी हेल्प होने वाली है आपको। ठीक है? तो आज क्या करना है हमको, आज एथिक्स में आगे बढ़ना है, और आज मज़ा आने वाला है। थोड़ा कई थिंकर आने वाले, वेस्टर्न थिंकर आएँगे, जोसेफ बटलर, किरकेगार्ड, इमैनुअल कांट, खासकर कॉन्साइंस को लेके। तो इसी को देखेंगे। ठीक है? तो पहले सबसे पहला सवाल, अंतरात्मा क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्साइंस क्यों पढ़ने जा रहे हैं? सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, याद करिए, पहला हम वही पढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस में हमने क्या देखा? लॉ देखा, रूल्स रेगुलेशन देखे, ठीक है, बहुत सारे पूरा विस्तार से देखा। अब उसी के आगे देखने जा रहे हैं कॉन्साइंस, फिर देखेंगे इंट्यूशंस। ठीक है? ये सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, जब जब लॉ ना समझ में आए, मतलब आपको समझ में ना आए कि देश में जो नियम बना है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने नियम के अकॉर्डिंग काम करना चाहा, हो गया, चलिए नियम ढंग से नहीं है, रूल्स कोई बना है उसको देख लिया एथिकल सोच के लिए। जब आप कहीं एथिकल कंसर्न में फंसते हैं, एथिकल डिलेमा में फंसते हैं, एथिकल कंसर्न में फंसते हैं, लॉ का सहारा लिया, मिल गया तो ठीक है, रूल्स का सहारा लिया, मिल गया तो ठीक है, रेगुलेशन का सहारा लिया, मिल गया तो ठीक है, फिर नहीं, ये सब भी नहीं होता, तब किस पे आते हैं? कंसाइंस पे। कंसाइंस पे, इंट्यूशंस के थ्रू की सही है कि गलत, इस पे कूदते हैं। ठीक है? एक ओवरव्यू दिया है मैंने, ये पूरा सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है। तो अभी देखिए कंसाइंस क्या है। तो सीधा सा मतलब इसका है आंतरिक नैतिक आवाज, आपके अंदर से जो आवाज है, कोई काम है आपको दिख रहा है कि ये एक्स काम है, और आपके अंदर से आवाज आए कि यार ये सही है कि गलत है, आपके अंदर से आवाज आने लगी, क्या सही है और क्या गलत है, इस तरीके का भीतर से आवाज आना शुरू है, तो वही है कंसाइंस। ठीक है? अब आगे चलिए, देखिए ये जो कंसाइंस है, इसका आधार क्या होगा? जैसे आपके भीतर से आवाज आ रही है कि यार ये जो काम है वो ठीक नहीं है, हमको गलत लग रहा है, ऐसा होता है, तो फिर क्या आधार होता है उसका? देखिए, उसका आधार होता है संस्कार। संस्कार मतलब जो समाजीकरण है, समाजीकरण के समय में, समाजीकरण मतलब बचपन से बड़े होने के प्रोसेस में आप किन किन चीजों से इंटरेक्ट हुए, किन कैसा माहौल रहा है, ठीक है, आपकी परवरिश कैसे हुई है, वो डिपेंड करता है इस पे। ठीक है? तो संस्कार, धर्म किस रिलीजन में है, और उस रिलीजन की क्या क्या वैल्यूज है, मान्यताएं हैं, एजुकेशन किस तरीके की मिली हुई है, कैसे अनुभव रहे हैं आपके, समाज के जो नैतिक वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, वो कैसे रहे हैं। ठीक है? समाज कैसा है, बहुत ज्यादा उदार है या बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव है, इस टाइप के समाज भी बहुत टाइप के होते हैं। एक समाज है हुमा हुमा करने वाला समाज, मार काट के खा जाएगा। एक समाज है बहुत ज्यादा आराम से लिबरल है, हर बात को सुनता है, समझता है, ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं। ठीक है? क्योंकि भारत देश बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो अब क्या है, डाइवर्स होने का क्या मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, हर तरीके का कल्चर अलग है, तो किस में बड़े हुए हैं, किस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, ये सब डिपेंड करता है आपकी कौन साइंस, आपकी अंतरात्मा तय करने में। ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रवि, लेकिन आप ये याद रखिएगा, अंतरात्मा का सीधा लेना देना आपके नैतिक मन से होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज का जवाब दे दे, यही होगा अंतरात्मा। ठीक है? और आधार क्या होगा इसका? ये सब होगा, संस्कार, धर्म, शिक्षा, अनुभव, समाज के नैतिक मूल, ये सब आधार होंगे। मतलब ये बेस है, इसमें आप पैदा हुए और इस बेस के आधार पर बड़े हुए, अब आपकी अंतरात्मा इन्हीं के बेस पे काम कर रही है। ठीक है? ये बोला जा रहा है। तो रवि क्या है? क्लर्क है। अब ये क्लर्क है रवि, तो रवि को रिश्वत ऑफर होता है कि एक प्रोजेक्ट है, आप पास कर दो और कुछ अमाउंट ले लो। तो अब रवि की जो परवरिश है इसके आधार पे हुई है, पूरा अच्छे से हुआ है, काफी बेहतर तरीके से हुआ है। ठीक है? तब इसका रवि का अंतरात्मा क्या बोल रहा है कि ये गलत है, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है? और उसने फाइल लौटा दी। तो इसका अंतरात्मा कॉन्साइंस ने जवाब दिया नो। तुरंत इसके सामने रिश्वत बोलते इसके दिमाग में ये आ गया कि यार भाई गलत है, ये तो ठीक नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये कंसाइंस ने इसका जवाब दिया। अब बहुत सारे रूल्स हैं, नियम्स है, रूल है, रेगुलेशन है, लॉ है, वो भी कहते हैं ना ना,
लेकिन एक अंदर से जो आवाज़ आ रही है आपकी कि नहीं यार ये गलत है, नहीं करेंगे हम, ठीक है? वो है कॉन्साइंस। और आधार याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्यूशन में अभी जो मैं अंतःप्रज्ञा बताऊँगा और कॉन्साइंस में अंतर करना होगा, तो ये आधार ही मैटर करेगा, तो आधार याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया रवि का। तो कॉन्साइंस क्या है, सॉरी, कॉन्साइंस ने क्या किया, रवि को एक नैतिक रास्ता चुनने में मदद किया, ठीक है? सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, जब आप कंसर्न एथिकल कंसर्न में फंसे हैं, एथिकल डिलेमा में फंसे हुए हैं, तब कॉन्साइंस वगैरह हेल्प करते हैं। आधार क्या होता है, आपका जैसे परवरिश हुई हो, या समाज किस तरीके से, सोसाइटी किस तरीके की रही है। अब देखिए इंट्यूशन क्या होता है, अंतःप्रज्ञा। अभी हम लास्ट में हम तुलना भी करेंगे उसका, कॉन्साइंस और अंतःप्रज्ञा का एक कंपैरिजन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंट्यूशन क्या होता है, अंदर की गट फीलिंग, आपके अंदर की गट फीलिंग, ये कोई सोच विचार के नहीं आता है। कॉन्साइंस में क्या होता है, आप थोड़ा सोचते विचारते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं यार करें कि ना करें, ठीक है? एक तो पता तो चल जाता है सामने से कि गलत है, लेकिन फिर विचार करते हैं करें कि ना करें, ठीक है? तो ये उससे अलग है, इसमें सोच विचार नहीं आता है, सोच विचार के बिना चलता है। कैसे? सही निर्णय का संकेत देगा, गट फीलिंग होती है। आधार क्या होता है इसका, इसका तर्क प्रमाण आधारित नहीं होता, मतलब तर्क नहीं लगेगा, सोचे बिना नहीं, ये विचार नहीं होगा, ये ध्यान की शक्ति से आता है, ध्यान की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से इंट्यूशन होता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखिए, कल्पना चावला को जानते होंगे, पहली भारतीय नासा में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉट। तो मान लीजिए वो एक हाइपोथेटिकल कहानी क्रिएट करते हैं, 12 साल की एज में उन्होंने आसमान की तरफ से देख रही थी, ठीक है? फिर उनके अंदर अचानक से एक फीलिंग आई, अचानक से ऐसे ही फीलिंग आई, एहसास हुआ उनको कि मैं एक दिन जो है आसमान को छूऊंगी। ऐसा मन में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, मन में आता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत अमीर आदमी बनूंगा, अचानक से एहसास होता है, तो क्या बोलते हैं कि अमीर आदमी बनूंगा, और इन्होंने क्या कहा कि मैं आसमान छूऊंगी, ठीक है? तो ये उनके अंदर एक अनुभूति हुई। तो एक दिन क्या हुआ, एक समय के बाद वो स्पेस में अंतरिक्ष यात्री बनी। तो क्या हुआ, ये उनका इंट्यूशन था, तर्क नहीं, सोच नहीं, योजना नहीं, आसमान की तरफ देख रही थी, अचानक से अनुभूति होती है कि मैं एक दिन आसमान छूऊंगी, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगी भविष्य में। तो नासा में पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई, ठीक है? तो क्या था, ये इंट्यूशन था कल्पना चावला का, भविष्य का दृष्टिकोण दिया। इंट्यूशन भविष्य के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, लेकिन सही मामलों में, ठीक है ना? नैतिक हो सब, ये ना क्या नैतिक मन में आ जाए कि आज अब तो मैं जो भविष्य में जो है काट के फेंक दूंगा सबको, या बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा, ये नैतिक मन से जुड़ा हुआ रहता है इंट्यूशन। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत बेहतर करूंगा, सब नैतिक चीजों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? आधार क्या है, ये ध्यान की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से आती है, तर्क प्रमाण काम नहीं करता, मतलब सोच विचार के नहीं ये होता है, ये अचानक से उसको फील करते हैं आप, अंदर से अनुभूति आती है कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? वो इंट्यूशन होता है। और कॉन्शियस क्या होता है, आपके अनुभव, आपका जो परवरिश कैसे हुआ है, किस सोसाइटी में पले बड़े हैं, उन सब, वो सब तय करता है। वो अनुभव होते हैं, वो आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो आपका कॉन्साइंस कहता है ये सही है, ये गलत है, अंदर से आवाज आने लगती है। ये अंतर है दोनों का, ठीक है? तो अब आगे चलेंगे। देखिए मैंने बोला था ना, तुलना कर लेंगे कॉन्साइंस में और इंट्यूशन में, तो समझ में आएगा। आधार देखिए क्या है, आधार, अंतरात्मा का आधार क्या है, नैतिक मूल्य, धर्म, अनुभव, ये इसका आधार है। और अंतःप्रज्ञा का क्या आधार है, अंदरूनी अनुभूति, भविष्य की दिशा। समय, विशेषता में समय क्या है, निर्णय से पहले विचार करवाता है। मैंने बोला था ना कि कंसाइंस में थोड़ा विचार करते हैं रुक के, जैसे रवि को रिश्वत ऑफर हुआ तो उसको लगा कि गलत है, लेकिन सोच विचार के कब हो सकता था ले ले, कि हटाओ यार ले लेते हैं। इसमें सोच विचार जुड़ा होता है, और इसमें सोच विचार नहीं होता, एक संकेत मिलता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। उदाहरण के लिए रिश्वत न लेना, ये कंसाइंस का हिस्सा है। और अंतर्प्रज्ञा, अचानक किसी खतरे का एहसास हो जाना, कुछ होता है ना, कुछ अंदर से अचानक से खतरे का एहसास होता है आपको, ठीक है? या खतरे का अचानक से एहसास होना, जैसे डेजा वू नहीं बोलते हैं कि यार आज ऐसा लग रहा है कि ये हुआ है पहले, तो इस तरीके का, ठीक है? स्रोत क्या होता है इसका, नैतिकता और सामाजिक अनुशासन। अंतःप्रज्ञा क्या है, ध्यान, आध्यात्मिक जुड़ाव, अंतर्दृष्टि, ये सब। पहचान क्या है, इस तरीके का सवाल कि क्या सही है क्या गलत, ये बताएं। कॉन्साइंस, अंतरात्मा। अंतःप्रज्ञा में क्या होगा कि कुछ होने वाला है, इस तरीके का महसूस होना कि कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा। तो ये इंट्यूशन है, अंतःप्रज्ञा, प्रज्ञा, और ये कंसाइंस है, ठीक है? क्या सही है क्या गलत है, ये होने वाला है। तो समझ में आया, अंतर करते रहिएगा, कंसाइंस, इंट्यूशन, ये ये जो है क्या सही है क्या गलत है ये बता रहा है, और ये क्या होने वाला है ये बता रहा है। ये अचानक से होता है, और ये सोच विचार के करते हैं, मतलब सामने कोई ऑफर आया, आप समझ में आ गया कि ये गलत है, ठीक है? लेकिन ये समझ में आ गया आपको कि गलत है, लेकिन आप सोच विचार रहे हैं कि करें कि ना करें। यहाँ पे अचानक से फीलिंग होगी आपको, गट फीलिंग कह सकते हैं इसको, फील आएगा आपको, ठीक है? कि कुछ अच्छा होने वाला है कि कुछ बुरा होने वाला है।
ये है इंट्यूशन और कॉन्साइंस का तुलना। अब एक मूवी का एग्जांपल से हम समझेंगे, लक्ष्य, जो 2004 में आई थी। लक्ष्य 2004 पहले देख लीजिए, तब समझ में आएगा। लक्ष्य 2004 ये है मूवी, ऋतिक रोशन की आई थी। मैं ऐसा क्यों हूँ, एक लापरवाह नौजवान, इसको पता है, इसको लगता है कि कभी ये बन जाऊं, कभी वो बन जाऊं, सब कुछ बन जाऊं, मूड में रहता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक लापरवाह नौजवान रहता है तो क्या होता है, फॉर्म भरता है, गलती से सेना में भर्ती हो जाता है। सब लोग भरते हैं, बहुत लोग मेहनत करते नहीं होता है, ये इसका हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सेना में जाता है तो उसको अचानक से एहसास होता है एक बार कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है। जो ये एहसास हो रहा है कि अचानक से कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो ये इसका इंट्यूशन है। अंतर करिएगा, ये इसका इंट्यूशन है। अब एक सिचुएशन लीजिए, जंग में एक घायल सिपाही को उठा रहा है, उठाना है, मतलब पड़ा हुआ है, उठाना है। तो इसके अंदर से आवाज आ रही है कि तू सिपाही है, पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। तू सिपाही है, पीछे नहीं हट सकता। ये जो अंदर से आवाज आ रही है, ये उसकी कंसाइंस है। अब ये क्यों इसका कंसाइंस बना, ये तू सिपाही है, पीछे नहीं हट सकता, इसको ट्रेनिंग मिली हुई है, इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है, इस बात की ट्रेनिंग मिली है कि तुम्हें जब भी जंग में सिपाही ऐसा हो तो तुम्हें उठाना है। तो ट्रेनिंग में क्या है, इसका अनुभव ट्रेनिंग काम कर रहा है, इसने एक्सपीरियंस किया है, सब चीजों को ट्रेनिंग करी हुई है इसकी, तब इसका अंदर से कंसाइंस बोल रहा है कि सिपाही को उठाओ। और यहाँ पे क्या है, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, इसको सेना में भर्ती हो गया, लेकिन अचानक कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है कि बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, ये इंट्यूशन है। अंतर बस करिएगा, इंट्यूशन जब भी होगा उसमें सोच विचार नहीं होगा, कंसाइंस जो होगा उसमें सोच विचार होगा। और कंसाइंस में क्या होगा, अनुभव काम कर रहा होगा, एक्सपीरियंसेस काम कर रहे होंगे पीछे, आपका सोसाइटी कैसा रहा वो काम कर रहा होगा कंसाइंस में। इंट्यूशन में कुछ काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा होता है, आप कितना मेडिटेट रहते हैं, ठीक है, ये अंतर है। ये अंतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसाइंस और इंट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है, खासकर कंसाइंस का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है एक, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। क्या हुआ था इसमें, इसमें इन्होंने ये बोला कि राइट टू लिवलीहुड जो है, लाइवलीहुड मानव गरिमा से जुड़ा है, और यह हर नागरिक की, अब जो मैं अंडर बोलने जा रहा हूँ, अंतरात्मा यानी कंसाइंस को छूने वाला विषय है। फिर से, राइट टू लाइवलीहुड मानव गरिमा से जुड़ा है और नागरिक की अंतरात्मा को छूने वाला विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट किस पे जोर दे रहा है इस मामले में, दे रहा है कि नैतिक अंतरात्मा की भूमिका का सम्मान कर रहा है, नैतिक अंतरात्मा, मोरल कंसाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सम्मान किया कॉन्साइंस का। अभी आर्टिकल 25 भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी कंसाइंस वर्ड है, तो आपको समझ में आएगा क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए दलाई लामा, अभी इनका नाम आ गया है एपिस्टीन फाइल में, तो लोग एपिस्टीन एपिस्टीन करके इनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ साबित न हो जाए तब तक आदमी निर्दोष है, ठीक है, जब तक कुछ साबित न हो जाए। बहरहाल जो इन्होंने कहा है हम उसको देखते हैं। follow the 3R. What is 3R? Respect for yourself, respect for the others, and responsibility for all your actions. The conscience will guide you when rules fail. जितने भी नियम कानून सब कुछ बने हुए हैं, सब फेल हो गए, तो कंसाइंस जो है, कंसाइंस आपको गाइड करता है। आपको 3R फॉलो करने पड़ते हैं जब आप, और हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। जब एथिकल डिलेमा, एथिकल कंसर्न में आप फंसेंगे, तो जब ये जो दलाई लामा बोल रहे हैं, जो रूल्स सारे फेल हो जाएं, लॉ फेल हो जाए, तब कंसाइंस आपको गाइड करता है। इसलिए कंसाइंस का महत्व है, इसीलिए एथिक्स में सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस में कंसाइंस को पढ़ाया जाता है। और आर्टिकल 25 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कंसाइंस का क्या महत्व है। इसमें वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है कंसाइंस, ठीक है। अब आगे देखिए, कंक्लूजन में ये है कि कंसाइंस हमें क्या बताएगा, कर्म सही है या गलत, ये बताएगा। इंट्यूशन क्या बताएगा कि क्या होने वाला है या क्या करना है, ठीक है, इस तरीके का एहसास। सही आदमी कौन है, सही आदमी कौन है, जो इंट्यूशन को माने या सिर्फ कंसाइंस को माने। सही आदमी वो है जो दोनों को माने, दोनों का सम्मान करे, क्योंकि कंसाइंस का भी अपना महत्व है, इंस्टीट्यूशन का भी अपना महत्व है। अब ऐसे लोग कौन लोग थे, ऐसे लोग थे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा टाइप के लोग, ये लोग थे जो कंसाइंस और इंस्टीट्यूशन दोनों का महत्व, दोनों को सम्मान देते थे। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कंसाइंस क्या है, इंट्यूशन क्या है, क्या महत्व है इनका। जब सारे रूल्स रेगुलेशन सारे फेल होते हैं ना, तो कंसाइंस पे जाके, कंसाइंस के लेवल पे हमें सोचना समझना पड़ता है कि मेरा जो परवरिश हुआ है, मेरा मन क्या करे, ये गलत है कि सही है। अब किसी बच्चे को पीटा जा रहा है, खूब मारा जा रहा है, अब रूल्स क्या कह रहा है, मान लीजिए रूल्स बने ही नहीं इस चीज के लिए, ठीक है, रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपकी सामाजिक परवरिश पृष्ठभूमि इसी तरीके से हुई कि बच्चों को मारना, गाली देना गलत है। अब आपका कंसाइंस कह रहा है, आप सामने ये इंसिडेंट हो रहा है, आपका कंसाइंस कह रहा है ये गलत है। अब रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे, कंसाइंस से गाइड होंगे। आपका मन कर रहा है रोको तो रोको,
जो सिविल सर्वेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ बन जाते हैं जो डिफाइन नहीं होते, समझ नहीं आता क्या करें। तो उनको अपने विवेक, अपने कंसाइंस के लेवल पे खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ठीक नहीं हो रहा है तो ठीक करें उसको। कंसाइंस गाइड करता है उनको, ठीक है। अब देखिए कंसाइंस पे बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने तरीके से बात करी है, अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बोला है। हम उसी को देखेंगे, कम से कम 6-7 लोग हैं, तो एक एक करके आएंगे सब। जैसे मान लीजिए एक सभा बैठी हुई है, अब उसमें से एक एक उठ के मंच पे आ रहा है, बोल रहा है। तो कंसाइंस को लेकर फ्रांसिस हटसन ने क्या बोला है, देखिए इनका एक विचार है। क्या विचार है? इंट्यूशनिज्म। इन्होंने ये विचार दिया, अभी इसको समझेंगे, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए इन्होंने कंसाइंस को लेकर क्या बोला है। कंसाइंस को लेकर बोला है कि ये एक मोरल सेंस है। अभी तक हम कंसाइंस और इंट्यूशन को अलग अलग करके पढ़ रहे थे, समझा ये है कंसाइंस, ये है और इंट्यूशन ये है। इन्होंने कंसाइंस और इंट्यूशन में बोला कि ये अलग नहीं है, बिल्कुल इनमें संबंध है। इन्होंने कहा कि कंसाइंस एक मोरल सेंस है। मोरल सेंस, मोरल सेंस मतलब कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक, ये हमें बता देता है, ठीक है, इस सेंस में। तो तुरंत बता देगी हमें क्या है, कोई काम सही है कि गलत, ठीक है। तो खास क्या है इसमें, खास बात इनके कंसाइंस में ये है कि ये तर्क से नहीं आती है, बल्कि इंट्यूशन से आती है, या इंट्यूशन से काम करती है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि कंसाइंस जो है तर्क, आपके संस्कार, सोसाइटी कैसी है, आपके अनुभव क्या है, उन सबसे आता है, बनता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, हमें उसी पे टिके रहना है, हम बस विचार देख रहे हैं। हाँ, फ्रांसिस हडसन ये क्या बोल रहे हैं। तो खास बात इसमें क्या है, ये तो पहले भी बात करी गई कि मोरल सेंस है, कोई कार्य अनैतिक है अनैतिक है, ये हमें तुरंत बता देता है कंसाइंस, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये तर्क से नहीं आ रही है, ये इंट्यूशन से आ रही है। तो इंट्यूशन और कंसाइंस जुड़ गए एक दूसरे से, ये कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। तो कंसाइंस प्लस इंट्यूशन जो है अलग अलग नहीं देखा इन्होंने, दोनों के बीच संबंध बता दिया कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे, एक चित्र से समझिए। देखिए मान लीजिए ये बुनियाद है इंट्यूशन, ये इंट्यूशन बुनियाद है, और इस पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं ये कंसाइंस है। ये बात कर रहे थे ये, ठीक है। तो अभी हमने क्या शुरू में क्या पढ़ा था कि कंसाइंस जो है तर्क अनुभव से आता है, और उसकी बुनियाद क्या थी, ये नहीं थी। इसकी बुनियाद ये थी कि सोसाइटी कैसी है, संस्कार कैसे हैं, वो सारी चीजें इसकी बुनियाद थी, उस पर कंसाइंस खड़ा था। इन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, कहा कि सोच विचार कुछ नहीं, अनुभव नहीं, कुछ नहीं, इंट्यूशन से आ रहा है, ये बुनियाद है, उसी पे बिल्डिंग ब्लॉक बना हुआ है कंसाइंस का। हमें बस देखना है क्या करना है। मेन बात हमको क्या समझना है, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस के रूप में हमको कंसाइंस समझना है। और कंसाइंस क्या है आपको पता है, सही गलत क्या है उसका हमको अंदर से जवाब मिलता है, बस इतना ही समझना है। बाकी मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोड करने में आसानी हो कि ऐसे ऐसे विचार भी इनके हैं, काफी काम आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, उसको सड़क पार करवाना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सोच विचार से नहीं आता, बच्चा ये नहीं सोचता कि मुझे पार करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, कि ये सही है कि गलत है, ये कुछ नहीं विचार। उसके अंदर एक नैतिक अनुभूति होती है, यार बुजुर्ग है, इसको सड़क पार करवा देना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका इंट्यूशन है, और ये जो अच्छा काम किया इसने वो इंट्यूशन से डिराइव होकर हुआ। तो बुनियाद क्या है, इंट्यूशन, इनके अकॉर्डिंग। अब देखिए दूसरे आते हैं, एक अब इनका काम हो गया, अब वो चले गए। अब जोसेफ बटलर आ गए, तो इन्होंने भी कुछ बोला कि भाई ये सब वेस्टर्न थिंकर है, तो इन्होंने आके भी कुछ दे दिया कंसाइंस पे कि हम भी कंसाइंस पे कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा बोलो भाई, आप भी बोलो, क्या हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कंसाइंस जो है इंसान के भीतर ईश्वर का प्रतिनिधि है, कंसाइंस जो है इंसान के अंदर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो लोगों ने पूछा आप ईश्वर का प्रतिनिधि, कंसाइंस को ईश्वर का प्रतिनिधि बोल रहे हैं। इन्होंने कहा हाँ, ईश्वर तो नहीं बोल रहे, नहीं ईश्वर नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि है, एक तरीके का अवतार है, प्रतिनिधि है उनका कंसाइंस, ये बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सभी इच्छाओं और भावनाओं के ऊपर है, और यह हमें नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन कराती है। इन्होंने क्या कहा कि इच्छाओं और भावनाओं से, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इच्छाओं और भावनाओं से ऊपर, ठीक है, और हमें नैतिक निर्णय गाइड करती है। और हमें गाइड ही समझना है, क्या हम मार्गदर्शन गाइड के लिए पढ़ रहे हैं, गाइडेंस के लिए, तो ये गाइड कराती है। जो उसे बटलर ये बोल रहे हैं, इच्छाओं भावनाओं से ऊपर उठ गए, और ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ मामला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सैनिक है, युद्ध में जीतने की उसके पास पूरी क्षमता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्षमता है, लेकिन उसका कंसाइंस उसे मारने से रोकता है कि किसी को मारना नहीं, लेकिन युद्ध में जाएगा तो मारना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर पूरी क्षमता है कि जीत सकता है, लेकिन उसका कंसाइंस क्या कह रहा है कि मारना नहीं है, मार नहीं सकते, मारना मत, ठीक है, इस तरीके का उसके अंदर कंसाइंस बोल रहा है। तो क्या बोल, ये क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके अंदर से जो आवाज आ रहा है ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कह रहा है मारो मत, यानी ईश्वर कहता है कि मारो मत। ईश्वर के प्रतिनिधि ये बोल रहा है कि मत मारो, तो मतलब ईश्वर ने बोला है प्रतिनिधि को ऐसा बताना कि मनुष्य को कि न मारे किसी को। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रतिनिधि है,
कॉन्साइंस जोसेफ बटलर के द्वारा जो इन्होंने कहा, तो ये हमें गाइड कर रहा है, ठीक है। जोसेफ बटलर रीजन और इमोशन दोनों के ऊपर होता है कॉन्साइंस, रीजन और इमोशन के ऊपर होता है कॉन्साइंस, ठीक है। अब तीसरे आ जाते हैं कार्ल बार्थ। जोसेफ बटलर चले गए, अब कार्ल बार्थ भी बैठे थे रो में, वो कब से इधर उधर देख रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, तो सबने बोला आ जाइए आपकी बारी आ गई। कार्ल बार्थ कूद के आए दौड़ते दौड़ते कि हम भी बता दें कुछ, तो इन्होंने क्या कहा कॉन्साइंस पे, इन्होंने कहा कि ये ईश्वर की आवाज है। ये जो थिंकर है इनमें भी अपने आपस में डिबेट है। अब देख रहे हैं, एक कह रहा है प्रतिनिधि है और एक कह रहा है कॉन्साइंस ईश्वर की आवाज है। प्रतिनिधि नहीं है, ईश्वर की ही आवाज है, वो अंदर बैठा है हमारे, ठीक है। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति सत्य के सामने खड़ा होता है और भीतर से आवाज आए, कैसी आवाज आए, ये जो गलत है, ये जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है, ठीक है, तो वो अंतरात्मा नहीं परमात्मा बोल रहा है। मान लीजिए आप सत्य के सामने खड़े हैं, मतलब आप सत्य के सामने खड़े हैं, आप झूठे व्यक्ति हैं, आप कुछ गलत करने वाले व्यक्ति हैं, आप उस समय आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, ठीक, अंदर से आवाज आएगी उस वक्त कि जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है। तो ये अंतरात्मा की आवाज नहीं बोल रहा है, ये कह रहे हैं ये परमात्मा की आवाज है। एक कह रहा है कि परमात्मा की प्रतिनिधि की आवाज है और एक बोल रहा है कि परमात्मा की आवाज है, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करने जाते हो तो अंदर से आवाज आती है आपके कि ये गलत है मत करो, तो ये जो आवाज है वो परमात्मा की आवाज है। ये बोल रहे थे काल बात, लोगों ने कहा ताली बजाया ऐसे ऐसे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए अब आपका हो गया, अब आगे बढ़िए और को मौका दीजिए। तो फिर आगे सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने एक बुक लिखी है मनोविश्लेषण, ये मनोविश्लेषण लिखी है, अगर हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या लिखा था उन्होंने। देखिए मनोविश्लेषण में इन्होंने कहा कि मन के 3 भाग हैं। स्टेज पे चढ़ के जंप कर बैक फ्लिप मारते हुए पहुंचे वहां पे कि अब हम बताएंगे, तो मन के 3 भाग बताएं। कहा कौन कौन से भाग हैं भैया बताइए, तो उन्होंने कहा ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है। कॉन्साइंस पे भी आएंगे। तो ईड को इन्होंने सांसारिक इच्छा बोला, ईगो को व्यवहारिक इच्छा बोला और सुपर ईगो को अंतरात्मा बोला, कॉन्साइंस। अभी हम इसको देखते हैं, पहले समझिए। तो ईड और ईगो में जब क्लैश होता है, ठीक है, सांसारिक इच्छा में और आंतरिक इच्छा में, आंतरिक मन में, आपके अंतरात्मा में, जब इन दोनों, आपका मन क्या कह रहा है, अंदर ही अंदर कह रहा है कि ये गलत है, ये गलत है। मान लीजिए कोई सिचुएशन है, ये गलत है, और ये सांसारिक इच्छा क्या कह रहा है, सही है। आपने चांदनी चौक टू चाइना देखा है? मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और इसके पीछे एक रेड कलर का व्यक्ति आता है, सिंह निकला होता है, और एक तरफ सफेद टाइप का कपड़ा पहन के आता है जो एकदम देवता लगता है। ये कहता है, इसमें एक व्यक्ति को समझाएगा कि भाई ये गलत है, और एक भाई इसको ये बोलेगा कि ये सही है, कर। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ये ईड और सुपर ईगो की लड़ाई हो रही है। फिर जो रिफ्लेक्ट होकर आप व्यवहार करते हैं वो ईगो होता है, ठीक है। तो ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब देखिए, ईड क्या है, आपका सांसारिक इच्छा है, सुपर ईगो क्या है, आपका अंतरात्मा है, अंदर की आवाज है। तो मान लीजिए एक कंडीशन पकड़िए रिश्वत का, ठीक है, आपको कोई आके रिश्वत दे रहा है। अब आपका जो 2 मन है, 3 मन में से 2 मन, ईड और सुपर ईगो में क्लैश होना शुरू होगा। एक क्या बोलेगा, ईड क्या है, जो सांसारिक इच्छा है, क्या बोलेगा, रिश्वत ले ले भाई, भाई रिश्वत ले ले, खूब मजा करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। और सुपर ईगो क्या बोलेगा, नहीं भाई लेना मत, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम खराब हो जाएगा, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे। इस तरीके का जो मन में द्वंद्व चालू हो जाता है, लड़ाई। फिर जो क्लैश होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होता है, जो आप करते हैं, वो होता है ईगो। समझ में आ गया? वो होता है ईगो, आपका व्यवहारिक इच्छा, जो आपका होता है, आप जो करते हैं। समझ में आया? ईड सांसारिक इच्छा, रिश्वत ले ले भाई, रिश्वत ले ले भाई, रिश्वत ले ले भाई, मजा करेंगे। सुपर ईगो, नहीं भाई रिश्वत नहीं लेना है भाई, रिश्वत लेना नहीं है भाई, रिश्वत नहीं लेना है भाई। इन दोनों में क्लैश चल रहा है। फिर जो आपने अगर रिश्वत ले ली तो कौन सा जीत गया, ईड जीत गया। अगर आपने रिश्वत नहीं ली तो सुपर ईगो जीत गया। तो ये दोनों के क्लैश के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा आपका व्यवहार, वो है ईगो, ठीक है। तो ये जो सुपर ईगो है, हमें अपराध बोध का अनुभव कराता है जब हम कोई अनैतिक कार्य करते हैं। समझ में आ गया? जब भी आप कोई अनैतिक काम करेंगे, सुपर ईगो आपको कचोट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नैतिक मन, या कह सकते कॉन्साइंस है। एक स्टूडेंट है, एग्जाम हॉल में बैठा है, चीटिंग कर लिया है, नकल कर ली, अब रात भर उसको नींद ही नहीं आ रही है, बेचैन हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्साइंस जो है, यानी सुपर ईगो जो है, उसको कचोट के रख दिया है, धिक्कार रहा है, कैसे करती हो तुम, शर्म नहीं आई तुमको, हरामखोर कहीं के। तो ये कॉन्साइंस है, ये उसका कॉन्साइंस है।
तो सब लोग वहाँ पे जो सभा में बैठे थे, खूब जोर-जोर से तालियाँ बजाने लगे कि ओह माय गॉड! सिगमंड फ्रॉइड क्या बता दिया तुमने। तुमने तो एकदम बवाल मचा दिया। तुमने पूरा मैदान मार लिया। फिर बोला गया कि हाँ, सिगमंड भैया आप चलिए उतरिए, आपका हो गया। आपका हो गया, अब आएँगे इमैनुअल कांट। इनके नाम में ही कांट है, जिनको सुनते ही लोग कहते हैं आई कांट। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम भी कुछ बताएँगे कम साइंस को लेके। तो सबने बोला बता दीजिए, आपको वैसे भी बोलते हैं कि आप आई कांट वाले हैं, तो ये डांस करते हुए पहुँच गए। इन्होंने कहा देखिए कंसाइन जो है सेंस ऑफ ड्यूटी है, सेंस ऑफ ड्यूटी। अब इन्होंने कुछ नया दे दिया। सब लोग बोले हाँ, हक्का-बक्का हो गया कि ओह माय गॉड! सेंस ऑफ ड्यूटी व्हाट इज़ इट? तो इन्होंने कहा कि कॉन्साइंस हमें बताता है कि जो सही है वही करो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब देखिए इस पे भी एक डिबेट है कि नतीजा कुछ भी हो, इस पे नहीं जाना है। जो सही है वही करो, इतना ध्यान दीजिए। सेंस ऑफ ड्यूटी एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भूखा जो है सड़क पे बैठा हुआ है, भूख लगा हुआ है, रोटी चाहिए। तो आप जब उसको रोटी दे रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप उस पे कृपा कर रहे हैं। ये सोच के मत दीजिए कि मैं उस पे कृपा कर रहा हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ कर देना है। क्यों ड्यूटी समझ के देना है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा संसाधन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब वो आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि जो संसाधन आपके पास है, उसमें कुछ हिस्सा इसका भी था, जिस पे आपने ताकत से प्रभुत्व बना के किसी तरीके से आपने हासिल कर लिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप कर्तव्य समझिए अपना कि उसको भी वो दीजिए। भीख नहीं दे आपको लोग बोलते हैं ना कि भीख दे रहा है, भीख दे रहा है। भीख नहीं है, ये आपका कर्तव्य है उसको देना, देना ही पड़ेगा। ये कृपा नहीं कर रहे हैं आप कि मैं तुम्हें परेशान कर दिया है, मैंने तुम पे कृपा करी है, पर छूओ मत। ये नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, आपको देना पड़ेगा। यही बोल रहे हैं इमानुएल कांट। तो लोग सुन के इनको बोलते थे कि आई कांट ना, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं भैया, आप तो आई कांट वाले है ही नहीं, आप तो आई कैन वाले हैं। बहुत बढ़िया, यू कैन। आप बहुत बढ़िया बताए। हमको पूरा एक झटके में समझ में आ गया। तो आपने बहुत अच्छा बताया। इमानुएल कांट, कॉन्साइंस मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इमानुएल कांट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम यही करेंगे, हम कृपा नहीं समझेंगे, अब हम ड्यूटी समझ के देंगे। हम कोई भीख समझ के नहीं देंगे, हम भीख नहीं दे रहे, हम हमारी ड्यूटी है उनको देना, संभालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? अब एक मूवी लीजिए, सिंड्लर्स लिस्ट। इस मूवी में जो सिंडलर रहता है, ऑस्कर सिंडलर, होता क्या, युद्ध होता है। तो ये निर्णय लेता है कि ये यहूदियों को बचाएगा। फिल्म का सीन आप देखेंगे तो उसमें यहूदियों को मार पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो ये डिसीजन लेता है ऑस्कर कि मैं यहूदियों को बचाऊंगा। ठीक है, बिना गलती के मार रहे हैं तो बचाना ही है। तो क्या है ये इसका सेंस ऑफ ड्यूटी काम कर रहा है, इसका कॉन्साइंस काम कर रहा है। ये कर्तव्य बोध वाली अंतरात्मा है, कॉन्साइंस है, सेंस ऑफ ड्यूटी वाली कॉन्साइंस है इसकी। तो आप पहले देख लीजिए ये मूवी सिंडलर्स लिस्ट भी देख लीजिए, ताकि काम आपका दिमाग ठीक जगह पे रहे। जब भी टाइम मिले ऐसे मूवी देख लीजिए संडे वनडे को। ये है, तो बचाता है इसमें। अब देखेंगे तो कैसे यहूदियों को मारा जा रहा है, तो बचाता है उसमें। ठीक है, तो सेंस ऑफ ड्यूटी समझना है। क्या समझना है? सेंस ऑफ ड्यूटी। इस मूवी में सेंस ऑफ ड्यूटी समझ के, सेंस ऑफ ड्यूटी व्हाट? कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या है? सेंस ऑफ ड्यूटी। बहुत अच्छा बताया था। ये जो जो गरीब रहते हैं, जिनको आप देते हैं तो आपको लगता है कि आप कृपा कर रहे हैं ना, ये बहुत समझाता है कि आप कृपा नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है आपका देना, देना ही पड़ेगा। आप दीजिए, आप दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने आपको भगवान मत समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य बोध से समझ के दीजिए, सेंस ऑफ ड्यूटी समझिए। और जो अब देखिए आईएएस ऑफिसर जो बैठे रहते हैं, आईएएस ऑफिसर, ये सारी चीजें, पीसीएस ऑफिसर, अब ये लोगों की मदद मतलब इनकी तो ड्यूटी है ना, इनकी ड्यूटी है करना कि आप जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, उनकी जो समस्या है उनको सुने, तो ये आपकी ड्यूटी है। तो ये क्या कृपा समझ के करते हैं, देखो हम तुम पर कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं आप, ये आपकी ड्यूटी है करना। इसी के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है, इसी के लिए आपको तनख्वाह दिया जा रहा है। अपने आपको राजा समझ लिए, राजा वजा नहीं है आप नौकर है, मालिक सामने खड़ा है, उसकी मदद करिए, मालिक मुसीबत में है, उसको उसकी मुसीबत दूर करिए। तो यही कर रहे थे इमैनुअल कांट, सेंस ऑफ ड्यूटी समझिए। ठीक है, अब छठे हाथ में आते हैं। इमैनुअल कांट की खूब ताली बजी, बहुत बढ़िया समझाया भैया, बहुत बढ़िया, इमैनुअल भैया ने बहुत बढ़िया समझाया। कहा आप चलिए, आपको एक समोसा फ्री मिलेगा, आप जाइए। अब आइए उनको बुलाइए, सोरेन किरकेगार्ड को बुलाइए। ये भी आ गए। तो इन्होंने क्या बोला, एक अपने साथ एक चीज लेकर आए। क्या लेकर आए? एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये लेकर आ गए, अस्तित्ववादिता। क्या लेकर आए? ये लेकर आए। अब इसको समझेंगे एक एक करके। देखिए क्या विचार दिया इन्होंने। कॉन्साइंस को ही समझाया, अपने हिसाब से कॉन्साइंस को बताया। क्या बताया? व्यक्ति के जो कॉन्साइंस है, व्यक्ति के निजी जिम्मेदारी और अस्तित्व की चिंता से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, निजी जिम्मेदारी और अस्तित्व की चिंता से जुड़ी होती है। निजी जिम्मेदारी है कॉन्साइंस। ठीक है, इसी पे इन्होंने कहा कि हर इंसान को अपनी अंतरात्मा यानी कॉन्साइंस से खुद निर्णय लेना चाहिए, बिना समाज और धर्म के दबाव के। अब आईएएस ऑफिसर वाला एग्जांपल लीजिए। कोई आईएएस ऑफिसर है, रूल और लॉ समझ नहीं आ रहे हैं, डिफाइन नहीं है,
ऊपर से दबाव आ गया, एमएलए साहब फोन कर दिए कि डीएम तुमको ये करना है। अब डीएम ये जानता है कि ये गलत है, तो इसको क्या करना है, खुद से निर्णय लेना है, तुलना कर खुद से निर्णय लेना है। बैठाइए, कॉन्साइंस क्या है, निजी जिम्मेदारी है और अस्तित्व की चिंता से जुड़ी होती है। खुद से निर्णय ले, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो बोल रहा था, आईएएस ऑफिसर है, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, तो क्या करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए, भले इसके साथ कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर को दिख रहा है कि ये भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था बनी हुई, इससे कितना भी लोग पढ़ाई कर ले, 12वीं तक जाते जाते ये दिमाग में तो आ ही जाता है कि अरे अब करे क्या, तो दिमाग में आ गया कि अब करे क्या, तो चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एग्जाम की तैयारी करता रहता है, फिर परेशान होता है, या तो फांसी लगा लेता है या तो किसी मिल में जाके मजदूर बना रहता है। ये प्रोसेस है। तो ये जो खराब मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था है जो स्कूल कॉलेजेस की, इसको सुधारने की जरूरत थी। यहीं पे गड़बड़ी हो रही है, तो इसकी वजह से ये इम्पैक्ट दिख रहा है लोगों का। आत्महत्याएं, ये स्कूल कॉलेजेस की गड़बड़ी है, ढंग से पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, व्यवस्था एकदम लचर बनाई हुई है। तो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ इसको बोलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की आवाज, इसको भरोसा करना चाहिए अपने, ठीक है। देखिए, निजी जिम्मेदारी है ये, कॉन्साइंस क्या बोल रहे हैं, निजी जिम्मेदारी किसी का, इसीलिए आपको बोलना चाहिए, चाहे आप अकेले ही खड़े क्यों ना हो जाए। 100 लोग गलत बोल रहे हैं, 101वां आदमी जो है, पहला 101वां, 100 गलत बोल रहे हैं, एक सही बोल रहा है। 100 गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी धारा में बहना है। आप अकेले हो गए, आप सही हैं, खड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन आप सही थे, ये बात आप मानते रहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, उनको भेज दिया गया कि चलिए भाई आप चलिए, अब आपने बहुत अच्छा बता दिया। अब आएंगे जीन पॉल सार्त्रे का, इन्होंने कहा कि हम भी कॉन्साइंस के बारे में कुछ बताएंगे। सब उन्होंने, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर था वो बोला कि यार इतना तुम सभी लोग बता ही रहे, तुम भी बोल ही लो, हम कुछ बोल थोड़े रहे हैं, इसीलिए तो बुलाया है। तो जीन पॉल सार्त्रे विचार दे रहे हैं कॉन्साइंस को लेके, क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अंतरात्मा कोई ईश्वरी उपहार नहीं है, बल्कि व्यक्ति का चुनाव है, चॉइस है। इन्होंने कुछ नया बोल दिया क्या, अभी तो बोल रहे थे कुछ लोग कि प्रतिनिधि है, कोई कुछ बोल रहा था कि ईश्वर का आवाज है, ये बोल रहे हैं कि कोई उपहार नहीं है, कोई ईश्वरी उपहार नहीं है, ये व्यक्ति की चॉइस है, अंतरात्मा व्यक्ति की चॉइस है। तो लोगों ने बोला भाई थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। हर इंसान को स्वयं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इनसे बोला भी गया कि एग्जाम्पल दीजिए भाई, थोड़ा समझाइए। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई कर्मचारी जानता है कि कंपनी पर्यावरण को नुकसान कर रही है, एक कर्मचारी है जो ये जानता है कि कंपनी है जो भी काम कर रही है पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, फिर भी वो चुप है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी अंतरात्मा से भाग रहा है। यानी इसके पास चॉइस है, वो जो कॉन्साइंस को बोल रहा है कि गलत है, लेकिन वो चुन रहा है कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये इसकी चॉइस है। अंतरात्मा क्या है, बोला इन्होंने कि ईश्वरीय आवाज नहीं है, चॉइस है। तो ये अपनी अंतरात्मा से भाग रहा है, ये कर्मचारी, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए मूवी का, द इनसाइडर। पहले देख लीजिए कि द इनसाइडर दिखता है कैसा है, ताकि आपके दिमाग में बन जाए द इनसाइडर। अच्छी अच्छी मूवीज, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए और खूब पढ़िए। ये है द इनसाइडर मूवी, टाइम मिले तो लपक लेना है संडे को, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, इसमें क्या है, इनसाइडर में एक व्यक्ति है, बड़ी कंपनी जो है, एक बड़ी कंपनी रहती है, घोटाला कर रही होती है, उसको उजागर कर देता है। हो सकता था ना इसके पास भी चॉइस था, करे कि ना करे, इसने करना चुना। अभी जो इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था, उसने न करना चुना था, जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। ये मूवी का एग्जांपल है द इनसाइडर में, इसने करना चुना। तो क्या किया इसने, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, बहुत बढ़िया किया, ऐसा ही करना चाहिए। विसल ब्लोअर जानते हैं, विसल ब्लोअर, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा विसल ब्लोअर के बारे में। ये भी क्या करते हैं, चुनते हैं, गलत हो रहा है कर देते हैं। एक तो ड्यूटी भी है, अगर मान लीजिए लॉ वगैरह, ड्यूटी वगैरह नहीं काम कर रहा है, तो इनका अंदर का जो कॉन्साइंस है वो काम करेगा, तो ये बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम तुलना करेंगे। अब इन लोगों को भेज दिया गया, जो जितने लोग आए थे उनको चाय समोसा दिया गया कि जितने भी थे भाई वेस्टर्न थिंकर्स, आप लोग चलिए ये चाय समोसा खाइए, अब जाइए, आपने कॉन्साइंस के बारे में बहुत बता दिया, अब हम थोड़ा सा तुलना करेंगे, ठीक है। कौन कौन से विचारक आए, हडसन ने क्या बोला, अंतरात्मा की परिभाषा में ये नैतिक अनुभूति है। बटलर ने क्या बोला, ये ईश्वर की आवाज है। बात ने क्या बोला, ये परमात्मा की चेतावनी है। फ्रॉइड ने क्या बोला, सुपर ईगो नैतिक चेतना है। कांट ने क्या बोला, कर्तव्य आधारित निर्णय लेना चाहिए। किरकेगार्ड ने क्या बोला, निजता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सात्र ने अभी क्या बोला, स्वतंत्र चुनाव और जिम्मेदारी है, चॉइस है, ठीक है। इतने लोगों ने इतना सब कुछ बोला, तो सभा में जो है हड़कंप मच गया। यार हम कॉन्साइंस को इतना समझ रहे थे, ये सोर्स ऑफ एथिकल, जो सोर्स ऑफ एथिक्स है, और
सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है। ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है, लेकिन जब हम बार-बार इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में फिट हो जाता है। हमें बार-बार फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार की मेहनत फिर हमेशा के लिए आराम हो जाता है। तो एक बार इसको क्या करना है, रिपीटेड एक्सपोज़र। देखिए हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, उसमें रिपीटेड एक्सपोज़र का बहुत महत्व है। रिपीटेड एक्सपोज़र का मतलब आप समझिए रिवीजन। जितनी बार इन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे ना, आपको याद होने लगेगा, क्योंकि बार-बार आप देख रहे हैं, तो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है, एक न्यूरल पाथ बन जाता है। क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें मैं बताता भी रहता हूँ, तो पूरे वैज्ञानिक प्रमाण से ही बोला जा रहा है, जो रिपीटेड एक्सपोज़र है, यही रिवीजन है। जितनी बार रिवीजन करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो अब चलेंगे आगे। तो देखिए, अब एक बारी फिर से हम जोसेफ बटलर को पढ़ेंगे, एक स्पेशल केस में, क्योंकि जोसेफ बटलर ने कॉन्साइंस को 2 भागों में डिवाइड करके अलग तरीके से भी समझाया था। 1692 से 1752 तक इनका पूरा टाइम पीरियड है। तो कॉन्साइंस को किस भागों में बांटा? 2 भागों में, कॉग्निटिव कॉन्साइंस में बांटा और अथॉरिटेटिव कॉन्साइंस बताया। क्या-क्या बताया, एक-एक करके देखेंगे। तो कॉग्निटिव कॉन्साइंस यानी बौद्धिक अंतरात्मा। क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि जो कॉग्निटिव कॉन्साइंस है, सोच समझकर तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। ये बोला इन्होंने। इसका मतलब ये है कि सही और गलत को तर्क के आधार पर पहचानता है। ये है कॉग्निटिव कॉन्साइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, दुकान से जाके चॉकलेट उठा लेता है। एक दुकान से चॉकलेट पिक कर लिया, फिर घर पे गया, तो बाद में खूब सोच विचार के सोच रहा है कि यार मैंने चॉकलेट बिना बताए वहां से उठा लिया, ये तो चोरी है, तो मैंने चोरी कर दी। ये कॉग्निटिव कॉन्साइंस है, ठीक है। क्या कर रहा है? पहले उसने उठा तो लिया, लेकिन घर पे आ रहा है तो उसके अंतर में से आवाज आ रही है, सोच रहा है, समझ रहा है सब कुछ, ये एक्टिविटी की मैंने बताया नहीं, तो ये जो हरकत हुई और जो उसके बाद आउटपुट उसको मिला, ये बोला तो ये तो चोरी है। तो ये कॉग्निटिव कॉन्साइंस है, सोच समझ के खूब आया है इसके अंदर। इसको कॉग्निटिव कॉन्साइंस बोलेंगे, जो तर्क और बौद्धिक विवेक से काम कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा है अथॉरिटेटिव कॉन्साइंस, यानी प्राधिकारात्मक अंतरात्मा। दूसरा जोसेफ बटलर व्यक्ति को सटीक आदेश देता है, मतलब ये नहीं होता कि सोच विचार वाला मामला नहीं, तुरंत बोलेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है, यहाँ एक कर्मचारी है, इस ऑफिस में हो रहा है करप्शन, अब ये कर्मचारी इसको देख रहा है, तो ये अथॉरिटेटिव कंसाइंस क्या बोलेगा? इसको सीधा आदेश देगा कि ये गलत हो रहा है, बोलो इसके बारे में। यहाँ पे सोच विचार काम नहीं करेगा कि मैं करूँ ना करूँ, नहीं, सीधा करो, जो सही है उसके लिए बोलो, तुरंत आदेश देगा, जैसे एक सीनियर जूनियर को आदेश देता है कि करो, ठीक है। तो ये होता है अथॉरिटेटिव कंसाइंस, अंदर से आवाज आएगी करो, कोई सोचना विचारना है ही नहीं, करना है तुमको। इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव कंसाइंस। जोसेफ बटलर ने 2 भागों में बांटा, कॉग्निटिव और अथॉरिटेटिव, ठीक है। ये था अथॉरिटेटिव कॉन्साइंस, जो एग्जांपल दिया है वही सारी चीजें हैं। अथॉरिटेटिव कॉन्साइंस क्या है? तर्क और प्रतीक्षा नहीं करती है, सीधे नैतिक आज्ञा, और इसको ध्यान में देंगे, नैतिक आज्ञा देता है, जो सही है उसके लिए तुरंत आज्ञा देगा कि करो। अब बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तो आप सोचेंगे बोले ना, आप कूद के तुरंत बोलेगा कि अथॉरिटेटिव कंसाइंस क्या बोलेगा? सीधे बचाओ उसको, बच्चे को बचाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव कॉन्साइंस अकॉर्डिंग टू बटलर। अब इसको समझते हैं एक एक लाइन में कंक्लूजन के रूप में। देखिए, जैसे जज होता है ना, क्या करता है जज का काम? क्या होता है? पहले सारे बातों को सुनेगा, फिर सोचेगा, विचारेगा, सबूत सुन लेगा, देख लेगा, फिर पूरा सोच समझ के तर्क देके जजमेंट देता है। वो काम होता है कॉग्निटिव कंसाइंस का, सोचना, तर्क देना, ये करेगा। और एक रूलर, मान लीजिए एक रूलर, एक शासक, राजा, क्या करता है? सीधे काम क्या करेगा? आदेश देगा, ये पालन कर पाएगा, ये करो। तो क्या है ये? अथॉरिटेटिव कंसाइंस। इसको तुलना करके समझिए, एक जज है, एक रूलर टाइप का है, ठीक है। अब देखिए, इसी पे सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, कॉन्साइंस का महत्व समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाइजो इमैनुअल केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्साइंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। अब वर्ड देखिए, कॉन्साइंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड अंडर आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 क्या है वो देख लीजिए पहले। आर्टिकल 5 के एस्पेक्ट्स क्या है? पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस आया, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रोपगेट। रिलीजन को लेकर फ्रीडम, स्वतंत्रता देता है। तो कॉन्साइंस ये बोलता है, ये आर्टिकल 25 बोलता है। और इसी केस में, बाइजो इमैनुअल केस में, कॉन्साइंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कहा। तो आपको पता चल गया कॉन्साइंस का महत्व क्या है। अब देखिए, ये हो गया जोसेफ बटलर का मामला खत्म। जोसेफ बटलर ने क्या बोला? एक है अथॉरिटेटिव कंसाइंस और एक है कॉग्निटिव कंसाइंस, ठीक है। ये जोसेफ बटलर ने बताया। और कंसाइंस का क्या महत्व है? कंसाइंस क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि
सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है ये, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इनका मामला खत्म। अब हम थोड़ा कॉन्साइंस को, बहुत सारे कॉन्साइंस हैं, उसको एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। देखिए, एक होता है करेक्ट कंसाइंस। ये करेक्ट कंसाइंस वही है जो हमें सही गलत का भान कराता है, सही क्या है गलत क्या है उसका ज्ञान देती है। अब सवाल है ज्ञान क्या है। देखिए किस तरीके का ज्ञान। देखिए ज्ञान उस तरीके का कि नियम कानून क्या है, समाज की हमसे अपेक्षाएं क्या है, चीजें वास्तव में फायदा देती है या नहीं देती है, ये चौमुखी ज्ञान होना, हर तरीके से सब कुछ पता होना, इसको कहते हैं ज्ञान। तो फिर करेक्ट जजमेंट क्या है, सही निर्णय। सही निर्णय क्या है, ये करेक्ट जजमेंट और सही निर्णय जो है, ये जो करेक्ट कंसाइंस है इसके दो पहलू हैं, ज्ञान और सही निर्णय। ज्ञान क्या है बताया अभी, ज्ञान ये है, सही और करेक्ट जजमेंट, सही निर्णय क्या है अब ये देखिए। ज्ञान के आधार पर हम परिस्थितियों को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमें अगर सही ज्ञान होगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। अगर गलत ज्ञान मिला तो गलत निर्णय हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं करेक्ट कंसाइंस। इसके दो पहलू थे। अब एग्जाम्पल लीजिए, चुनाव का आचार संहिता का पालन करना। देखिए परिस्थिति ये है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट है उनके लिए जो एक कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू की है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें बता दी है इनको। ठीक है, अगर इनको सही चीजें, अगर इनका करेक्ट कंसाइंस है और करेक्ट कंसाइंस का क्या मतलब, इनको ज्ञान है कि इन नेताओं और पार्टियों को ये ज्ञान है कि चुनाव में क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा चुनाव के नियम पता है। जैसे कि मान लीजिए भड़काऊ भाषण नहीं देना है, शराब नहीं बांटना है, पैसा नहीं बांटना है, वोट नहीं खरीदना, ये सब नहीं करना है, इनको पता है, सही ज्ञान है इनके पास। तो क्या करेंगे, सही निर्णय लेंगे, नियमों का पालन करेंगे। तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष होंगे। अब आप बोलेंगे इनको तो सारी चीजें पता होती है, सब कुछ पता होता है ग्राउंड रियलिटी में, तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसका जवाब ये है कि मैं एकेडमिक को पढ़ा रहा हूँ, तो एकेडमिक हमें यही सब पढ़ाना होगा। अरे सॉरी, एकेडमिक बोलो, आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाया जा रहा है तो आपको यही सब लिखना होगा। अब ये तो नहीं लिख देंगे ना कि गोली मार दो, शराब बांट दो, ये तो नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजें हो रही है, ग्राउंड रियलिटी है, तो आपको क्या करना है, ग्राउंड रियलिटी को ही तो ठीक करना है ना। ये इसलिए बताया जा रहा है, आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है कि आप ऐसा करें, जो ऐसा कर रहे हैं उनको रोके। ठीक है, इतना इलेक्शन कमीशन के पास पावर होता है, बिक जाए तो बात अलग है। ठीक है, अब देखिए एररनेस ऑफ कंसाइंस, गलत अंतरात्मा अगर गलत हो जाए तो, जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है, जबकि असल में वो नैतिक रूप से गलत होता है, अनुचित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एररनेस ऑफ कंसाइंस। हमें लगता तो है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन वो गलत होता है, अनैतिक होता है। ये कैसे होता है, देखिए दो कारण है इसके, ज्ञान की कमी या गलत ज्ञान हो जाना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट। तो गलत निर्णय, इनकरेक्ट जजमेंट। अगर ये चीज हमको गलत मिलेगी तो मैंने बोला ना कि गलत ज्ञान मिलेगा तो गलत डिसीजन में होगा, तो गलत जजमेंट हो जाएगा। दो रीजन इसके, गलत ज्ञान मिलते ही गलत डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एररनेस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज। परिस्थिति क्या है, इलेक्शन का टाइम है और फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि जो फला नेता है, अरे वो तो ईश्वर के अवतार है, पूछिए ही मत। अब ईश्वर के अवतार हो गए तो फिर मामला ही एकदम खत्म है। ठीक है, तो इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, ज्ञान की कमियां। जो लोग नहीं जानते होंगे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ईश्वरवादी होंगे, जो बहुत ज्यादा, तो मान लेंगे अरे तो मामला ईश्वर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो सही मानने लगेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार रामायण आया था ना, रामायण, पुराना वाला रामायण याद करिए, जिसमें मेन किरदार में राम जी जो बने हुए थे, वो अगर एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे खड़े थे वो, एक महिला के उनको माला पहना के, अरे चादर ओढ़ा के पैर छोड़े थे, उनको राम समझ रहे थे। बहुत लोग समझते भी थे उस वक्त। ठीक है, उनको नहीं पता था कि वो किरदार प्ले कर रहे थे। तो इस तरीके से ज्ञान की कमी, पढ़े लिखे न होना, इसके गलत निर्णय हो जाते हैं इससे। तो परिणाम क्या होगा, समाज में तनाव बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और जो राइट कैंडिडेट होगा, राइट कैंडिडेट जो होगा वो नहीं चुना जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा काम, सीधी सी बात है। अब एक है सर्टेन कंसाइंस। सर्टेन कंसाइंस क्या, जो पूरी तरह से आश्वस्त हो कि क्या सही है और क्या गलत है, पूरी तरीके से एकदम निश्चित है कि यही करना है, यही सही है, यही गलत, यही करना ही, इसको कहते हैं सर्टेन कंसाइंस। एस्पेक्ट्स क्या है इसके, क्लैरिटी होती है पूरी तरीके से, दृढ़ विश्वास होता है, फर्म कनेक्शन होता है, कार्यवाही के प्रेरणा, मोटिवेशन है टू एक्ट, ये इसके एस्पेक्ट्स हैं। किसके, इसके सर्टेन कंसाइंस के। आधार क्या है, सर्टेन कंसाइंस आता कैसे, गहन विचार से, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से, आपके अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से, इनसे आएगा। तो अब देखना, ये तो हो गया, ये हो गया सर्टेन कंसाइंस। अब एक होता है प्रोबेबल कंसाइंस। प्रोबेबल
इन सब के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, आप लोग को नया-नया कुछ आ रहा है तो ये प्रोबेबल कंसर्न क्या होता है? जब हमारी अंतरात्मा किसी कार्य की नैतिकता या अनैतिकता के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं होती है। संभावना बनी रहती है कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। इस तरीके के संभावना बनी कब होता है ये? क्यों होता है? पूरी जानकारी नहीं होना, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हल्का-फुल्का इन्फॉर्मेशन यानी 50% इन्फॉर्मेशन है, 50% बचा होगा। 50-50 पे चल रहा है। तो 2 नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव हो जाए, ऑनेस्टी हो जाए, ट्रुथ हो जाए, इस तरीके का कुछ, ठीक है? तो एस्पेक्ट्स क्या है इसके? अनसर्टेनिटी, 100% श्योर नहीं है, 50-50 का मामला चल रहा है, इन्फॉर्मेशन कम है, 50-50 चल रहा है। रीजनिंग एंड एस्टिमेशन, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप अनुमान लगा रहे हैं, हल्की सी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, उसी के आधार पर आप अनुमान लगा रहे हैं। तो ये है प्रोबेबल कंसेंस, आपका कंसेंस प्रोबेबल है अभी, ठीक है, पूरी तरीके से चल नहीं पा रहे। तीसरा क्या है? चूजिंग द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। आप क्या करते हैं, थोड़ी सी जानकारी मिली है, उसी के अनुसार आप अनुमान लगा के आप कोशिश करते हैं कि जो एकदम सही वाला है, जो ज्यादा नजदीक है, जो ज्यादा नजदीक है, उसको टिक करें। हम उसी विकल्प को चुनते हैं जिसकी संभावना ज्यादा सही हो, वैसा ही डिसीजन लेते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, कैसा होता है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ये एक बीच में दुविधा है इन दोनों के बीच में। तो ये परिस्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, अगर एक कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री लगाना चाहती है, फैक्ट्री डालना चाहती है कहीं, और उससे जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का मामला खड़ा होता है। परिस्थिति बनती है कि अगर फैक्ट्री लगा तो रोजगार मिलेगी, जीडीपी खूब बढ़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, पेड़ और काटना पड़ेगा। ये परिस्थिति बनी हुई है, ठीक है? तो प्रोबेबल कंसाइंस क्या होगा इसमें? इसमें गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर के बीच में दुविधा में फंसे हुए हैं, उपलब्ध जानकारी नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमारा मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके पास जो इतने रिसोर्स नहीं है कि वो पेड़ों की गिनती कराए या फिर जिस तरीके का भी हो, ठीक है, मैन पावर लगा के करा सकता था। उसके बाद डिजिटल डेटा नहीं है, ड्रोन वगैरह नहीं है, समझ लीजिए, मैन पावर लगाना होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो प्रोबेबल कंसाइंस में क्या होगा कि क्या परिणाम निकाल सकते हैं? परिणाम क्या निकालेंगे? इस तरह की कंडीशन है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास जानकारी नहीं है, हमें फैक्ट्री डालनी है क्योंकि रोजगार जीडीपी मिलेगी, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा ये नहीं पता है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा? पेड़ तो काटेंगे, फैक्ट्री डाल दी। अब ये जितनी पेड़ कटे हैं, अब इसका डेटा इकट्ठा करेंगे, पेड़ कटा, उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर दूसरी जगह कहीं इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। ये हो सकता है। क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल डिसीजन लेंगे अनुमान के आधार पर कि इतने मान लीजिए पेड़ कटे हैं, तो हम इसकी क्षतिपूर्ति यहाँ कर देते हैं, जिससे ये जो द्वंद्व है वो खत्म हो। और यही ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कर दें ईमानदारी से, तब तो बेहतर है कि चलिए पेड़ काट दिया, यहाँ लगा भी दिया, और ये देख रेख भी किया कि पेड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लगा देने से थोड़ा ना होता कि लगा दिए और छोड़ के चले गए, केयर करनी पड़ेगी, तब तो वो बढ़ेगा, ठीक है? तो परिणाम क्या है? पेड़ काट कर दूसरी जगह पेड़ वृक्षारोपण कर दे। ये मोस्ट प्रोबेबल है, लेकिन करेंगे नहीं। तो अभी कंसाइंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी हमने क्या क्या देखा है? प्रोबेबल कंसाइंस तक हो गया, इसके आगे हम देखेंगे भी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब, ठीक लग रहा हो तो। अभी तो क्लासेस मैं रोज ही करूंगा कि एथिक्स जो है इसी पे हो जाए, और सिलेबस दिखाता रहूंगा, सिलेबस दिखा के करेंगे, बता देंगे कि सिलेबस में कहाँ तक पहुंचे। हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है? और उसमें अभी कंसाइंस चल रहा है, इंट्यूशन हो गया है, सारी चीजें हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम ISPCSSC। थैंक यू।